हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस स्पीशीज में आपका स्वागत है। हम लोग ओनली आईएएस के इंटरनेशनल रिलेशंस के लेक्चर सीरीज डिस्कस कर रहे थे और अब तक हम लोगों ने 116 पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ ऑनवर्ड्स वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर सीरीज एंड आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन होने वाली है। दैट विल बी योर सेंट्रल एशिया। इससे पहले हमने यूएई एज वेल एज जो आपका मिडिल ईस्ट एशिया है या फिर आपका वेस्ट एशिया है उनके साथ रिलेशंस डिटेल में डिस्कस किया था। एंड होप आप उन सारे इश्यूज को लेकर पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि वेस्ट एशिया को डिस्कस करना यानी कि एक कम्प्लेक्स इश्यू है। एंड अगर वो आप समझ जाते हो तो जो भी आपका जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स या फिर जियो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वेस्ट एशिया में, उसको समझने में आप आसान महसूस करोगे। ठीक है, तो नाउ ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट द सेंट्रल एशिया। भारत के लिए ये जो सेंट्रल एशिया रीजन है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो इसमें मेजोरिटली 5 कंट्रीज आते हैं। और ये जो 5 कंट्रीज है ये वो कंट्रीज है जब आपका यूएसएसआर यानी कि जो आपके सोवियत यूनियन थे उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो अल्टीमेटली ये 5 देश निकल कर आए। कौन कौन से वो 5 देश है, क्या आप हमें बता सकते हो? वैसे भी हम इसे डिस्कस करने ही वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। वी विल कंटिन्यू विथ डिटेल डिस्कशन। एंड सबसे पहले जैसा कि मैं आपको कहता हूँ, मैप के साथ शुरुआत करेंगे। एंड मैप में जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होंगे दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो लुक एट द मैप फर्स्ट। तो ये आपका सेंट्रल एशिया का मैप है। एंड यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज भी हैं तो उनसे रिलेटेड भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन से वो आपके कंट्रीज आ जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं जो महत्वपूर्ण है भारत के रेस्पेक्ट में। तो आप देख सकते हो वन इज योर कजाकिस्तान, ये सबसे बड़ा देश है अमंग द सेंट्रल एशिया। ठीक है, और उसके बाद देख सकते हो आप उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। ठीक है, तो ये सब कुछ देश है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। और ध्यान रखना है ये जो कैप्शन सी आप देख रहे हो इस पर यूपीएससी बार बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछ ही लेती है। तो कौन कौन से कंट्रीज बॉर्डर करते हैं कैप्शन सी को, ये आपको ध्यान में रखना है। एलोंग विथ ये आप हमें बताइए कि जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच ये जो आपको दिख रहा है ये जो वाटर बॉडी है कौन सी है, और साथ ही साथ कजाकिस्तान में ये जो आपका वाटर बॉडी दिख रहा है ये कौन सी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, एंड इन सब के कैपिटल आप ऑर्डर में याद कर ले, जैसे आपका ईस्ट टू वेस्ट या फिर नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट जो होगा उसको आप याद कर ले। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एज वेल। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं। और आप देख सकते हो सेंट्रल एशिया से आपका चाइना भी बॉर्डर करता है, एज वेल एज ये भी ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान से भी बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज बॉर्डर करते हैं। कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान आप देख सकते हो, उज्बेकिस्तान देख सकते हो, ताजिकिस्तान देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अफगानिस्तान में अगर डिस्टर्बेंसेस रहेगा तो कहीं ना कहीं उस डिस्टर्बेंसेस का असर इस रीजन में भी, सेंट्रल एशिया के रीजन में भी पड़ सकता है। इसीलिए जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज होंगे वो चाहेंगे कि अफगानिस्तान में भी स्टेबिलिटी हो, पीस हो। ठीक है, इसीलिए भारत और सेंट्रल एशिया मिलकर अफगानिस्तान में पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने में कंट्रीब्यूट कर सकता है। दे कैन हैव द रोल, है ना, इन इंश्योरिंग पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये बातें हो गई। उसके बाद सेंट्रल एशिया का अगर हम कुछ फिजिकल फीचर्स डिस्कस करें तो यहाँ पर आपके मिनरल रिसोर्सेस मिल जाते हैं। मिनरल रिसोर्सेस में जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब तो मिलते ही मिलते हैं। साथ ही साथ आपके जो इनर्जी रिसोर्सेस है, इनर्जी रिसोर्सेस में आपका जैसे नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया,
ये सब भी सेंट्रल एशिया में मिलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि इंडिया आपको ही पता है मेजोरिटी ऑफ दीज फॉसिल एनर्जी इंपोर्ट करता है, खासकर जो क्रूड ऑयल है या फिर आपका नेचुरल गैस है। तो ऐसे में भारत की जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, जो आगे आगे आने वाले समय में एनर्जी की डिमांड बढ़ने वाली है, तो सेंट्रल एशिया कैन इंश्योर द सप्लाई ऑफ दैट एनर्जी रिसोर्सेज टू इंडिया। तो ये एक प्रो पॉइंट होगा अगर हम रिलेशन सेंट्रल एशिया के साथ डिपेंड करते हैं, अच्छे करते हैं, ठीक है। और इतना ही नहीं, कनेक्टिविटी के मामले में, ठीक है, जैसे सेंट्रल एशिया एक प्रकार से हार्ट ऑफ यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया में क्या हो जाते हैं आपके जो यूरेशियन कंट्रीज है, यूरोप और एशियन कंट्रीज, उसको हम यूरेशिया कहते हैं। तो जो सेंट्रल एशिया है, इट इज़ ए हार्ट ऑफ यूरेशिया। क्यों? बिकॉज जो सेंट्रल एशिया के माध्यम से हम एसेस कर सकते हैं आपका डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरेशिया को, है ना। जैसे चाइना हो गया एक तरफ आपका यूरोप हो गया, आपका एक तरफ रशिया हो गया, आपका एक तरफ आपका इधर जो वेस्ट एशिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, है ना। इन सब को एसेस कर सकते हैं। इसीलिए भारत भी काफ़ी अथक प्रयास कर रहा है कि कनेक्टिविटी पर जोर दी जा रही है। दैट्स वाई आपका जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में हमने डिस्कस भी किया था, एज वेल एज जो तापी पाइपलाइन है ना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान टू इंडिया, इसके माध्यम से नेचुरल गैस की डिलीवरी पाइपलाइन के माध्यम से होगी इंडिया तक फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आपने जो चीज़ें हैं बेसिक्स वो समझ लिया होगा। और क्या याद रखना है आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो काइंडली कीप रिमेंबर दैट। और जो फैक्ट सब है ना, वो एक दिन में याद होते नहीं हैं, इसलिए रिवाइज करते रहिए मैप के माध्यम से। अब इसको आप रटने बैठिएगा कि कैप्शन सी में ये कंट्रीज आते हैं, तो ऐसे में याद नहीं होगा। काइंडली लुक एट द मैप, आइदर यू हैव द एटलस, तो एटलस देखिए, या फिर आप जो मैप होगी, बड़े से मैप होते हैं जो आप वॉल पे चिपकाते हो, तो उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो टू लर्न, है ना। ट्रेस जरूर किया कीजिए लोकेशन को। ट्रेस करने से क्या होता है, दिमाग में पिक्चर बनती है एंड दैट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट, ठीक है। जैसे लेट्स से कि मैंने कोई मैप का बुक खोला, उसमें हमने तुर्की देख लिया, पेंसिल से ही आप ट्रेस कर सकते हो कि यस दिस इज तुर्की एंड इसके सराउंडिंग में आपका कौन सा कंट्री है, ठीक है। तो आप ऐसे ट्रेस कर सकते हो, तो ऐसे में रिमेंबर अच्छे तरीके से होती है। तो होप मैंने आपको बेसिक बैकग्राउंड यहाँ तक क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर दिया है। लेट्स कंटिन्यू टू द टॉपिक, ठीक है। चीज़ें अच्छी लग रही है, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो वही मैंने इंट्रोडक्शन की बात की कि जो सेंट्रल एशिया है, इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ यूरेशिया। जैसे जो हार्ट होता है आपका, वो ब्लड सप्लाई करता है टू डिफरेंट लोकेशन ऑफ द बॉडी, उसी प्रकार से जो आपका सेंट्रल एशिया है वो आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरेशिया। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज हार्ट ऑफ यूरेशिया। एंड ऑल्सो इंडिया की जो एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी रही है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है ये। एंड जब हम इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशन की बात करते हैं, तो इसके आपको एंशियंट से प्रेजेंट लिंकेजेस तक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका कल्चरल लिंकेज है ना। तो जब भी कोई दो देश के बीच रिलेशन स्थापित करनी होती है, पॉजिटिव रिलेशंस बनानी होती है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अगर हमारा कल्चरल लिंकेजेस कहीं ना कहीं रहा है, तो दैट विल aid in enhancing the relation cooperation with these countries। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि जो आपके सेंट्रल एशिया है, जब आपके कुषाण पीरियड रहे हैं, कुषाणा डायनेस्टी आपने सुना भी होगा, और कुषाणा डायनेस्टी में एक इम्पोर्टेंट रूलर थे, उस रूलर का नाम आप हमें बताना। और उस रूलर ने बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी रखा था, बुद्धिस्ट काउंसिल, जो आप सुनते भी होगे, आपने पढ़ा भी होगा प्रीलिम्स के लिए। तो उसके माध्यम से बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि टू अदर कंट्रीज एज वेल। तो दैट्स वाई इंडिया और सेंट्रल एशिया की जो पॉलिसी है, इट इज नॉट ओनली इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, इट इज ऑल्सो कल्चरल, ठीक है। तो जो जियो कल्चरल डायमेंशन है, इट प्रोवाइड्स ए बेस फॉर द रिलेशन।
एंड जो जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, इट प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क कि कैसे हम रिलेशंस को आने वाले समय में इम्प्रूव करेंगे या इम्प्रूव कर रहे हैं, और इसी के आधार पर हम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे चाबहार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एक बात और मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दुविधा भारत और सेंट्रल एशिया रिलेशंस को लेकर रहती है, वो है कनेक्टिविटी। बिकॉज मैप में मैंने आपको डिस्कशन किया, यहाँ पर देखिए, इंडिया डायरेक्टली सेंट्रल एशिया को एक्सेस नहीं कर पाता है ना, इसके बीच पाकिस्तान आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जो है अब हमें एक्सेसिबिलिटी नहीं देता है आइदर टू अफगानिस्तान और टू सेंट्रल एशिया, है ना। दैट्स वाई हमने क्या किया, ईरान में चाबहार पोर्ट बनाया। अब चाबहार पोर्ट हमने बनाया तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया से सबसे पहले हम ईरान के चाबहार पोर्ट पर एक्सेस करते हैं। उसके बाद चाबहार पोर्ट के माध्यम से अगर हमें अफगानिस्तान जाना है तो हम अफगानिस्तान भी जा सकते हैं। अगर हमें सेंट्रल एशिया जाना है तो वी कैन गो टू द सेंट्रल एशिया एज वेल, एंड बियॉन्ड सेंट्रल एशिया वी कैन ऑल्सो गो लाइक यूरोप और रशिया एज वेल। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव द फोकस ऑन INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। तो अब यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चाबहार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के इम्पोर्टेंस आप समझ ही रहे होगे कितनी ज़्यादा अहमियत रखता है। दैट्स वाई ऑल्सो इट इज़ सेड कि इंडिया और ईरान के रिलेशंस भी मजबूत होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, ताकि हमें और सब देशों के साथ जो रिलेशंस है, लाइक योर सेंट्रल एशिया या फिर आपका अफगानिस्तान, उस पर हम अपनी प्रखर बना सके। इट इज़ ऑल बिकॉज कनेक्टिविटी तो हमें ईरान ही देगा, है ना। तो ये है, तो क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, क्या कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं टू डिपेंड द कॉपरेशन, उसको हम देखेंगे, आगे हम देखने वाले हैं। लेकिन रिसेंट कंटेक्स्ट में एक बात ध्यान रखना है, कहीं पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू मेंशन दैट फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट वर्चुअल फॉर्मेट में 2022 जैन में ऑर्गेनाइज की गई थी, एंड दिस कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब SCO का नाम आपने सुना ही होगा, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, 2001 में बनी थी, एंड 2017 में दो कंट्रीज का नाम है इंडिया और पाकिस्तान, यानी एंड पाकिस्तान को मेंबरशिप SCO में मिली थी। तो बेसिकली SCO में आपको ही पता होगा कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, वो भी मेंबर्स हैं। लेकिन आप हमें बताइए वो कौन सा सेंट्रल एशियन कंट्री है जो मेंबर नहीं है। ठीक है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। द डिस्कशन शुड बी रियलिस्टिक, आप भी अपने कमेंट सेक्शंस में बताइए जो हम आपसे सवाल करते हैं, ताकि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, रिकॉलिंग पावर है, वो इम्प्रूव हो सके, एंड यू विल बेटर रिकॉल द थिंग्स ड्यूरिंग द एग्जाम और ड्यूरिंग द रिविजन। तो लेट्स टॉक विद द हिस्टोरिकल टाइज। द हिस्टोरिकल टाइज मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल इंगेजमेंट काफ़ी पुराने रहे हैं दोनों के बीच, है ना। कहा जाता है कि द इंगेजमेंट इज़ वेरी ओल्ड सिंस 3rd सेंचुरी BC। कैसे, तो जो आपका कुशान एम्पायर है वॉज एक्सपेंडेड अक्रॉस द मॉडर्न सेंट्रल एशियन रीजन। ठीक है, और जो कुशान एम्पायर है, मैंने बताया कि जो कुशाना डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई, वो बेसिकली ये ची ट्राइब जो कि नोमैडिक पीपल थे फ्रॉम सेंट्रल एशिया, उन्होंने बेसिकली इंडिया में कुशान एम्पायर इस्टेब्लिश करा है। ये जरूर ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए भी। ठीक है, उसके बाद देख लो बुद्धिज़्म, तो ऑलरेडी 6th सेंचुरी BC से ही आपको भी पता है स्प्रेड होने लगी थी। ठीक है, तो कुशान एम्पायर ने पेट्रोनाइज किया बुद्धिज़्म को, एज वेल एज स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म भी देखने को मिली, एलोंग विथ सिल्क रूट। जो सिल्क रूट था ना, आपको भी पता होगा, जो चाइना से शुरू होती थी और सेंट्रल एशिया तक जाती थी, है ना। जैसे यहाँ पर आपको मैप में मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये तो आज प्रेजेंट मैप है, लेकिन हम आपको सिल्क रूट का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। ये सिल्क रूट चाइना से एक्सटेंड होती थी और इधर से आपका पूरा सेंट्रल एशिया को जाती थी। तो बेसिकली सिल्क रूट पर भारत की अच्छी खासी पकड़ थी, क्योंकि यहाँ तक आप देख सकते हो भारत का ही
दबदबा था। तो जाहिर सी बात है सिल्क रूट से भारत भी एक प्रकार से जुड़ा हुआ था, है ना। तो ट्रेड, वस्तुओं का आदान प्रदान, है ना, एज वेल एज आइडियाज का आदान प्रदान, ये सब भी होते थे। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो। तो होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो ये हमने देखा। हाँ, देख सकते हो एंशियंट सिल्क रूट। तो सिंस एंशियंट टाइम्स इंडिया एंड सेंट्रल एशिया व कनेक्टेड थ्रू द सिल्क रूट, मैंने आपको बताया ही है। एंड इसके माध्यम से एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, फिलोसफीज, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, है ना। जब भी कनेक्टिविटी होगी, जैसे अगर आज भारत कनेक्टिविटी की बात करता है, आप लिंक कर सकते हो वाई भारत फोकसिंग ऑन मोर एंड मोर कनेक्टिविटी, क्यों भारतमाला सागरमाला सब की बात करता है, क्योंकि जब कनेक्टिविटी होगी तो मान के चलो इन्वेस्टमेंट होगा, जो भी प्रोडक्ट सर्टन रीजन में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एसेस हो सकेंगे दूसरे रीजन को, या फिर दूसरे रीजन के प्रोडक्ट्स उस रीजन में एसेस हो सकेंगे। दैट्स व्हाई कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कनेक्टिविटी जब होगी तो पीपल माइग्रेट कर सकेंगे, है ना, फॉर सर्च ऑफ वेरियस अपॉर्चुनिटी, और फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, कल्चरल एक्सचेंजेस हो सकते हैं, है ना। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डीपनिंग होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, रिलेशंस भी अच्छे हो सकते हैं। ठीक है। एंड अगर हम बात करें इस्लाम एंड सूफिज़्म की, तो कहा जाता है कि जो मुग़ल एम्पायर जो इस्टेब्लिश किया गया था बाबर के द्वारा, आपको ही पता है कौन सा बैटल था वो, आप हमें बताना। ठीक है। और ये जो बाबर हैं, ये आपके वैली ऑफ फरगना से बिलोंग करते थे, और ये जो वैली ऑफ फरगना है ये उज़्बेकिस्तान में है। तो उज़्बेकिस्तान इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, है ना। तो ये भी ओरिजिन हम ट्रेस कर सकते हैं, कल्चरल लिंकेजेज हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है। along with many prominent personality like Al-Biruni, Amir Khusro, Sufi Sands, they have played a vital role in spreading the Islamic culture in India. एंड पोस्ट सोवियत फेज, पोस्ट सोवियत फेज मैंने आपको बताया यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, और बहुत सारे कंट्रीज यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट हो गए थे, इंक्लूडिंग योर सेंट्रल एशियन कंट्री दैट वी आर प्रेजेंटली डिस्कसिंग। तो भारत ने इन देशों के इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज किया, एंड उसके बाद डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए। तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द सेंट्रल एशिया, अब आप देखो तो 30 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है। 1991 में ये सब देश इंडिपेंडेंट हुए थे, और 2021 में ये आपका 30 ईयर्स पूरा हो चुका है। तो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज इन ग्रेट डिटेल। ठीक है। अब चलते हैं इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के टाइज की बात करते हैं कि कैसे ये टाइज इम्प्रूव हुई, है ना, कैसे रिलेशंस आगे बढ़ा, ताकि आपको क्रोनोलॉजी का पता चल सके और आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो 1991 में आप देख सकते हो इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री, ये जरूर लिखना। ठीक है। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज इंडिपेंडेंस ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्रीज आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। और 1992 में भारत ने एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी लेकर आया सेंट्रल एशिया के लिए, अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। तो इसके माध्यम से सेंट्रल एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने का प्रयास भारत ने किया। एंड इंडिया ऑल्सो ज्वाइंट कजाकिस्तान लेड द CICA इनिशिएटिव। क्या है ये CICA इनिशिएटिव, आप हमें बताओ। एंड ये जरूर ध्यान रखना, ये सिक्योरिटी पर्पस, है ना, किस प्रकार से भारत सिक्योरिटी कॉपरेशन भी बढ़ा रहा है। तो भारत ने ताजिकिस्तान में अपना एयरबेस सेटअप किया है ना। ताजिकिस्तान जो है काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है फ्रॉम द मीन सी लेवल। तो अगर वहाँ पर एयरबेस सेटअप की जाती है तो मान के चलो कि अच्छी खासी निगरानी डिफरेंट रीजन्स पर हो सकेगी भारत की। ठीक है। एंड स्ट्रेंथनिंग द कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी के लिए आपको पता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट एज वेल एज तापी एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, एज वेल एज इनडायरेक्टली अगर कहो तो चाबहार पोर्ट भी यूँ कह सकते हो कि सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के बारे में तो मैंने आपको बताया ही, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये आपका ट्रेडिशनल रूट है जिसके माध्यम से रशिया को हम पहुँच कर पाते हैं, और ये आपका जो न्यू रूट प्रपोज की गई थी जहाँ पर रशिया के साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं वाया सेंट्रल एशिया,
ईरान, ठीक है। उसके बाद ईरान का ये जो आपका चाबार पोर्ट है वो तो यूटिलाइज हो गई होगा। उसके बाद आप देख सकते हो इंडिया के साथ कनेक्टिविटी, ठीक है। अब कनेक्टिविटी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट डायरेक्टली रशिया तक या फिर जो भी इस कॉरिडोर के अलोंग कंट्री जाएंगे वहाँ तक हमारी एक्सेसिबिलिटी होगी, आइडियाज एक्सचेंज होंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेड बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, सप्लाई चेन डाइवर्स होगा। ये सब बेनिफिट्स हमें मिलेंगे अलोंग विथ इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसको भी हम डाइवर्स कर सकेंगे, है ना। नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट है या फिर अदर नेचुरल रिसोर्सेज जो सेंट्रल एशिया में हमें मिलते हैं वो हम देखेंगे क्या क्या हमें मिलते हैं। उन सब के लिए इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन सेंट्रल एशिया हो सकता है, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया। उसके बाद और क्या क्या स्टेप लिए गए तो देख सकते हो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी लाई गई 2012 में, और इसके माध्यम से वही है कि कनेक्टिविटी, अब देख सकते हो कितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी पर फोकस की जा रही है। बिकॉज कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो फिर हमारा जो भी अदर रिलेशन है, ट्रेड रिलेशन कह लो या डिफेंस रिलेशन कह लो, वो आपका मजबूत नहीं हो सकेगा, ठीक है। और ये जो आपका कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जिसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, दिस पॉलिसी इज बेस्ड ऑन 4 सीज दैट फोकसेस ऑन कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कंसोलर एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी यानी कि पीपल टू पीपल टाइज डीपेन किया जाए। अब पीपल टू पीपल टाइज को डीपेन करना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, बिकॉज कहा जाता है कि बॉलीवुड फिल्में वहाँ पर पसंद की जाती हैं, एज वेल एज जो आपके सेंट्रल एशियन पीपल है वो इंडिया को एज इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी मानते हैं, तो टूरिज्म का भी बढ़ावा मिल सकता है। ये बातें हो गई। उसके बाद आप देख लो इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग 2019 से ही चल रही है, जहाँ पर कॉपरेशन के मुद्दे पर बात की जाती है। एलोंग विद एससीओ की बात हमने की, है ना। तो इंडिया एलोंग विद पाकिस्तान 2017 में एससीओ में मेंबरशिप मिली भारत को, पाकिस्तान को। बिफोर दैट यानी कि 2017 से पहले ये आपका 6 मेंबर कंट्रीज का ग्रुपिंग हुआ करता था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इंडिया की प्रेजेंस जब एससीओ में हो गई तो भारत एससीओ के माध्यम से सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कॉपरेशन डिपेंड कर सकता है। साथ ही साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी कहीं ना कहीं लगता है कि भाई साहब चाइना अपना दबदबा हमारे रीजन में करने का प्रयास कर रहा है और भारत उसको काउंटरएक्ट कर सकता है। तो दैट्स वाई सेंट्रल एशिया भी इंडिया के साथ रिलेशन डिपेंड करने का प्रयास करता है। दैट्स वाई इतनी सारी कॉपरेशंस सब होती हैं, ठीक है। उसके बाद देख लो अश्व घाट एग्रीमेंट। ये भी आपका जो अश्व घाट एग्रीमेंट है ना, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने की ही एग्रीमेंट है ना। और अश्व घाट एग्रीमेंट में कौन कौन से कंट्री शामिल थे ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब ध्यान रखना, ये सब जो इंपॉर्टेंट है, अश्व घाट एग्रीमेंट हो गया या फिर आपका इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हो गया या फिर कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी हो गई, और उसके 4 सीज हैं जिसमें कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कंसोलर, कम्युनिटी, इन सब पर फोकस किया जाता है। एज वेल एज आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, तापी एनर्जी गैस पाइपलाइन हो गई, है ना। उसके बाद आपका एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, ये सब जो कीवर्ड है ना, इन सब कीवर्ड को आपको याद रखने की ज़रूरत है ताकि आप यूज कर सको अगर क्वेश्चन आता है तो। ना फिर टॉक अबाउट द इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022। तो बेसिकली अभी हाल फिलहाल में ये जो आपका इंडिया सेंट्रल एशिया समिट 2022 है वो आपका होस्ट की गई थी बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इट वाज द फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट इन द वर्चुअल फॉर्मेट। अब इसमें कौन कौन से देश शामिल आए थे ये सब आप पढ़ लेना, बट ये जो आपका समिट है इट ऑल्सो मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ 30th एनिवर्सरी ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिप्लोमेटिक रिलेशंस। यानी कि मैंने आपको बताया 1991 में ये सब देश आज़ाद हुए थे और उसके बाद से ही भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने शुरू कर दिए थे। तो डैट मार्क्स द 30th एनिवर्सरी ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। किन किन बातों पर कॉपरेशन करने की बात चल रही है, तो ये कॉपरेशन ध्यान रखना किन किन मुद्दे पर हो रही है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी को इन्हेंस किया जाए, ट्रेड कनेक्टिविटी बूस्ट किया जाए, डेवलपमेंटल कॉपरेशन, बिकॉज सेंट्रल एशिया में भी डेवलपमेंट की जरूरत है, भारत में भी डेवलपमेंट की जरूरत है, तो दोनों के एस्पिरेशन मिल जाते हैं तो दोनों कॉपरेशन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। मेडिकल एंड हेल्थ केयर कॉपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, कल्चर एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, एज वेल एज सबसे इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ चुकी है और थोड़ा सेंट्रल एशिया को भी फियर रहता है कि इसके कारण कहीं हमारे
जो सेंट्रल एशियन रीजन में डिस्टर्बेंस ना हो जाए, इसीलिए सेंट्रल एशिया भी पीसफुल, सिक्योर एंड स्टेबल अफगानिस्तान की बात करता है, जहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, ठीक है, एंड प्रिजर्विंग द सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। एंड एक प्रपोजल भी रखी गई यहाँ पर इंडिया सेंट्रल एशिया सेंटर क्रिएट करने की इन द न्यू दिल्ली, जो एक सेक्रेटेरिएट के रूप में फंक्शन करेगा फॉर द इंडिया सेंट्रल एशिया समिट बाय एनुअली, है ना। सेक्रेटेरिएट बेसिकली असिस्टेंट प्रोवाइड करता है फॉर द अपकमिंग समिट, कि हाँ क्या मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे, है ना। तो इस सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश करने का प्लान था। उसके बाद एक प्रपोजल और था इंडिया सेंट्रल एशिया पार्लियामेंट्री फोरम क्रिएट करने का, ताकि डेलिब्रेशन हो सके बिटवीन द लेजिस्लेचर ऑफ दिस कंट्री। नाम से पता चल रहा है पार्लियामेंट्री फोरम, ठीक है। एंड उसके बाद देख सकते हो जो अभी अफगानिस्तान में जो भी सिचुएशन चल रही है, और अफगानिस्तान की बात करें तो आपको ही पता है अफगानिस्तान शेयर्स बाउंड्री विथ मैनी ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो जाहिर सी बात है स्टेबल अफगानिस्तान की बात करते हैं, एज वेल एज respecting the sovereignty, unity, territorial integrity and non-interference in Afghanistan's internal affairs। अब देख लो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, इतनी सारी बातें हमने की तो आप भी लिख सकते, जैसे आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम चल रहा है, एसबा घाट एग्रीमेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, और इन सब के माध्यम से कनेक्टिविटी बूस्ट करने का प्लान चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी आप देख सकते हो शहीद वैश्यती टर्मिनल, जो कि आपका चाबहार पोर्ट का ही एक पार्ट है, तो इस टर्मिनल को यूटिलाइज करने का बात चल रहा है टू फैसिलिटेट द ट्रेड कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशिया। एंड एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया कि नेचुरल गैस के मामले में काफ़ी अच्छा खासा रिजर्व है सेंट्रल एशिया के पास, ठीक है। एलोंग विथ देख सकते हैं क्रूड ऑयल, कोल, मिनरल्स। तो जाहिर सी बात है न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट, दैट कैन बी फुलफिल्ड एंड दैट कैन बी डाइवर्सिफाइड विद द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल एशिया, विद द एंगेजमेंट विद द सेंट्रल एशिया, ठीक है। एंड आने वाले समय में ये सब की डिमांड हो सकती है, बढ़ सकती है, बिकॉज हम नहीं कह सकते कि आने वाले समय में क्या होगा, बिकॉज नाउ द कंट्रीज इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल organizations, many international countries are focusing on renewable sector, ठीक है, because of the increasing GHG यानी कि global greenhouse gases and climate change, that's why आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, बट हो सकता है कि डिमांड अगर बढ़ती है तो सेंट्रल एशिया से हम फुलफिल कर सकते हैं। अभी सबसे ज़्यादा ऑयल इम्पोर्ट भारत किस देश से करता है, कैन यू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। उसके बाद कोविड-19 एंड हेल्थ केयर की बात करें तो रिगार्डिंग द कोविड-19 जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उन्होंने बोला है कि हाँ एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन होने चाहिए टू डील विद द कोविड क्राइसिस एंड द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी, है ना। बिकॉज अगर हम लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को डेवलप नहीं कर पाते हैं तो जाहिर सी बात है सप्लाई की कमी हो सकती है ना। एंड सप्लाई चेन को इंश्योर किया जाए फॉर मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड प्राइस ट्रांसपेरेंसी। ये बातें हो गई। अब बात करते हैं द फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एशिया, दैट इज इट्स इम्पोर्टेंस। क्या इम्पोर्टेंस है इस सेंट्रल एशिया रीजन की? तो पहली बात तो कम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स। कम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स यानी कि ये जो आपका सेंट्रल एशिया है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लोकेटेड है, बिकॉज इट इज़ हार्ट ऑफ यूरेशिया, एंड हार्ट ऑफ यूरेशिया मीन्स इट कैन इंश्योर कनेक्टिविटी विद many of the countries including the countries of Europe, including the countries of Asia, whether it's West Asia, whether it's Russia, whether it is आपका चाइना, है ना। ये बातें हैं एंड इसीलिए इस रीजन को हार्टलैंड भी कहा गया है, मतलब पार्ट ऑफ ए हार्टलैंड। और ये हार्टलैंड और रिमलैंड का कंसेप्ट अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन में ये जो हार्टलैंड और रिमलैंड की थ्योरी है ना काफ़ी ज़्यादा चलती है। हार्टलैंड मतलब वैसा एरिया जो नेचर ने ही सुरक्षित बना के रखा है। जैसे ये जो आपका मैप है ना, यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैप है जिसमें रशिया सब आ गया, ये सबको हार्टलैंड का टैग दिया गया था, बिकॉज कहा जाता है कि इस साइड से माउंटेन है हिमालयाज, तो इस सेंट्रल एशिया को या फिर हार्टलैंड को कोई भेद नहीं सकता। उसके बाद
ऊपर आर्कटिक है तो आर्कटिक में बर्फ जमी हुई है, इतनी ठंड है तो ऊपर से भी कोई भेद नहीं सकता। और उधर जो है आपका माउंटेन है तो उधर भी आपको भेद नहीं सकता, तो जाहिर सी बात है ये जो है आपका सिक्योर हो जाता है एक प्रकार से। इट्स लाइक ए नेचुरल फोर्ट जो प्रकृति ने बना कर दे दी है। लेकिन आज हार्टलैंड एंड रिमलैंड की जो रिलेवेंस है वो डाउट में रहती है, बिकॉज नाउ वी हैव द enhanced डिफेंस टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी लाइक इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, है ना, या फिर आप देख सकते हो साइबर रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, है ना। तो ये सब बातें हैं, ठीक है। ये हमने देखा। along with ये भी आप देख सकते हो चाइना का भी राइज देखने को मिल रहा है, और चाइना अपना प्रेजेंस उस रीजन में बना रहा है, चाहे वो आपका BRI लेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, और इसके माध्यम से क्या कर रहा है कि भाई साहब भर भर के लोन चाइना दे रहा है फॉर दिस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और जिसके कारण बहुत सारे कंट्रीज डेप्ट ट्रैप में फंस जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद कनेक्टिविटी के मामले में मैंने आपको बताया कि ये जो आपका सेंट्रल एशियन रीजन है ये आपका वेस्ट एशिया, यूरेशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कनेक्ट करता है। एंड साथ ही साथ सेंट्रल एशियन रीजन इज ए वाइटल प्लेयर इन डेवलपिंग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, जो कि हमने आपको बताया मैप के माध्यम से भी। एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान, इसके माध्यम से हम सेंट्रल एशिया को कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी इंश्योर कर सकते हैं, और इसके ही लिए रोड रेल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश हो रही है टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल रीजन, ठीक है। एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, एंशियंट में भी हमने देखा इसका इम्पोर्टेंस जो रहा है, सिल्क रूट की बात हमने की है ना, इसके माध्यम से इकोनॉमिक एंगेजमेंट इस रीजन में बढ़े। अलॉन्ग विथ सेंट्रल एशिया रीजन हैज पोटेंशियल टू डेवलप ग्रोथ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मिनरल वेल्थ के मामले में जो कि भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे गोल्ड, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब अच्छे खासे मात्रा में वहाँ पे मिलते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेट रिलेशंस डीप इन रिलेशंस होता है तो भारत को इन सब चीज़ों की फैसिलिटी मिल सकती है ना। इन सब प्रोडक्ट्स को लेकर भारत डाइवर्सिफिकेशन को इंश्योर कर सकता है, बिकॉज इन द कमिंग टाइम द डिमांड will be increasing because India is a developing country and इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर भारत अगर फोकस करेगा तो ये सब जो रॉ मटेरियल्स है, अब इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद डिजिटल कनेक्टिविटी, इसके लिए देख सकते हो सेंट्रल एशियन ई नेटवर्क इस्टेब्लिश करने का प्लान है। एंड ऑल्सो टेली एजुकेशन, टेलीमेडिकेशन कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है। ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो इंडिया ने कस्टम कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पर भी अपनी सहमति जताई हुई है, एंड अश्वघाट एग्रीमेंट को ज्वाइन किया है। अश्वघाट एग्रीमेंट हमने आपको बताया ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड इंडिया, ठीक है। और इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, होप आप इस क्वेश्चन को पढ़े हो गए। एनर्जी रिसोर्सेज के मामले में हमने आपको बताया कि ये जो सेंट्रल एशियन रीजन है हैज़ लार्ज ऑयल, नेचुरल गैस एंड यूरेनियम रिजर्व्स, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, यूरेनियम रिजर्व्स, ठीक है। तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। एंड एनर्जी डिप्लोमेसी एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जैसा तापी पाइपलाइन, हालांकि अभी ये अटकी पड़ी है, ठीक है, बिकॉज प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो चुकी है ना। कोई कंट्री स्पेशली पाकिस्तान इंटरेस्ट तो दिखा नहीं रहा है, साथ ही साथ अफगानिस्तान में चहल पहल काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स वाई प्रोजेक्ट अभी अटकी पड़ी है। लेकिन अगर ये हो जाता है तो भारत की जो नेचुरल गैस सप्लाई है फ्रॉम तुर्कमेनिस्तान वो इंश्योर हो जाएगी। एंड ऑल्सो कॉमन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बहुत सारे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जैसे आप देख लो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, इसके माध्यम से फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड लेबर होती है। एंड हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, जिसके माध्यम से पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अफगानिस्तान एंड नियर बाई रीजन में लाने का प्रयास किया जाता है। एससीओ के बारे में हमने आपको बताया, इसके माध्यम से कॉपरेशन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी एंड टू इंश्योर पीस, सिक्योरिटी एंड रीजन, और इसमें आपको पता है इंडिया भी मेंबर है, सेंट्रल एशियन कंट्री मेंबर्स हैं।
एंड ऑल्सो इंडिया की सॉफ्ट पावर मतलब क्या होता है, एक होता है हार्ड पावर, एक सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर मतलब क्या, डिफेंस की तरफ चल जाओ, लड़ाई झगड़े। सॉफ्ट पावर मतलब क्या है कि भाई साहब प्रभावित करो साइकोलॉजी को, है ना। तो इससे सॉफ्ट पावर से पीपल टू पीपल टाइज मजबूत होती है। तो पीपल टू पीपल टाइज मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है कि लोग एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, पहचानेंगे, कल्चर को इंटरेक्ट कर सकेंगे और कॉपरेशन बढ़ सकेगी, ठीक है। और भारत सॉफ्ट पावर पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास रखता है ना। एंड देख लो बॉलीवुड, इस्लाम, बुद्धिज़्म, इन सब का इन्फ्लुएंस वहाँ पर है। जैसे आप देख सकते हो सेंट्रल एशियन पीपल बॉलीवुड फिल्म को काफ़ी अच्छे से पसंद करती है, और जब हमारी फिल्में वहाँ पर चलती हैं तो मान के चलो कल्चरल प्रेजेंस वहाँ पर बनता है। साथ ही साथ इकोनॉमिक सोर्स का भी जरिया है, रेवेन्यू का भी जरिया है। साथ ही साथ पीपल टू पीपल टाइज भी बढ़ती है। एंड इससे हो सकता है आने वाले समय में मोर टूरिस्ट फ्रॉम सेंट्रल एशिया कैन विजिट टू इंडिया। ये बातें हो गई। उसके बाद सिक्योरिटी कॉपरेशंस। तो सिक्योरिटी कॉपरेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो पीस एंड स्टेबिलिटी आपका इंडिया भी चाहता है और सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी चाहते हैं, ठीक है। एंड जिस प्रकार से टेररिज्म बढ़ रही है, वैसे में पीस एंड स्टेबिलिटी को सिक्योर करना महत्वपूर्ण बात होगी इस रीजन में। एलोंग विथ ये जो आपका सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, इट इज़ इन क्लोज विसिनिटी टू गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट ये जो रीजन है ना, ये 3 कंट्रीज का रीजन है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान आ जाते हैं, है ना, ऐसे टाइप का होता है। और इन कंट्रीज़ में ओपियम की ट्रेड काफ़ी ज़्यादा होती है। ओपियम इलिसिट है, लीगल है, फिर भी ट्रेड प्रमोट की जाती है। तो इन सबको रोकने के लिए भी सेंट्रल एशिया एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। और साथ ही साथ टू इंश्योर स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, काउंटर टेररिज्म, फंडामेंटलिज्म, इन सबको रोकने के लिए, ठीक है। एंड वही मैंने बोला कि ये जो आपका सिक्योरिटी कॉपरेशंस इसलिए महत्वपूर्ण है बिकॉज जो आपके सेंट्रल एशिया रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस रखते हैं टू द वेस्ट एशिया प्लस अफगानिस्तान। तो अगर यहाँ सब पर डिस्टर्बेंसेस रहेगी तो सेंट्रल एशिया रीजन में भी डिफेंस टाइज की बात हमने करी है, ठीक है। बहुत सारे डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भारत ने साइन किए हैं विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जैसे सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट और डिफेंस एक्सरसाइजेज भी होते हैं। लाइक इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में एक्सरसाइज खंजर, ये अपने प्रिलिम्स के लिए भी याद किया होगा। एज वेल एज टू टैकल टेररिज्म, काजाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया है टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। एज वेल एज एससीओ का जो RAT इनिशिएटिव है ना, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कहते हैं इसको। ये SCO का ही एक, यूँ कह सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसके माध्यम से एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, सेपरेटिज्म फाइट किया जाता है ना। ह्यूमैनिटेरियन टाइज भी बढ़ रही हैं, जैसे सोशल कैपिटल मतलब समझते हो, ट्रस्ट बिटवीन द पीपल। जैसे इंडिया में बात करें, इंडिया में जो लोगों के बीच ट्रस्ट है ना, एक दूसरे के बीच जो ट्रस्ट है, अगर वीक हो जाएगी तो मान के चलो कि देश की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी। लेकिन यही अगर सोशल कैपिटल मजबूत है, विश्वास रखते हैं, तो इससे क्या होगा, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, रिलेशंस इंप्रूव होगा। इस प्रकार से अगर पीपल टू पीपल टाइज इन्हेंस करना है तो इंडिया जो है सोशल कैपिटल को इम्प्रूव कर सकता है सेंट्रल एशिया में। एंड जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि जो भारत ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक्सपेरिमेंट इंडिया में किया हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ दिस। तो इससे जो भी रिलेटेड एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को साझा किए जा सकते हैं। वहाँ पर भी आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चलता है, वहाँ पर उसे मोहल्ला कल्चर कहते हैं, ठीक है। और हेल्थ केयर सर्विसेज में आप देख लो, इंडिया जो है अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, जैसे आपके जो आयुर्वेदा है, सिद्धा है। अदर सेक्टर्स की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन, सिविलियन न्यूक्लियर कॉपरेशन। अब हमने चाबहार पोर्ट के बारे में डिस्कस किया।
कहाँ पर है चाबहार पोर्ट? ये आप देखो, ये आपका ईरान आधा है, लेकिन यहीं पर है आपका चाबहार पोर्ट, है ना। ये देखो तापी पाइपलाइन, ये जो तापी पाइपलाइन है तुर्कमेनिस्तान से शुरू हो रहे हैं, अफगानिस्तान और फिर आपका पाकिस्तान, फिर इंडिया, नेचुरल गैस की सप्लाई शुरू हो सके, लेकिन अभी ये कंप्लीट हुआ नहीं है। ठीक है, ये बातें हो गई। तो जब चाबहार पोर्ट की बात करते हैं तो इसका एम क्या था कि भाई साहब पाकिस्तान ने हमें एसेसिबिलिटी देने से डिनाई कर दिया टू अफगानिस्तान और टू सेंट्रल एशियन रीजन। तो जाहिर सी बात है हमें तो अल्टरनेटिव निकाल नहीं थे, तो हमने अल्टरनेटिव निकाला कि भाई साहब पोर्ट डेवलप करो इन द ईरान, ईरान की मदद से। तो हमने ईरान की मदद से, यहाँ पर आप देखो, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर हमने पोर्ट डेवलप किया ईरान में, और यहाँ के माध्यम से हम अफगानिस्तान को भी एसेस कर सकते हैं, सेंट्रल एशिया को भी एसेस कर सकते हैं। तो इट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट दैट इंडिया हैज़ गोट विद रिस्पेक्ट टू द चाबहार पोर्ट। ठीक है, तो ये बातें हो गई। उसके बाद देख लो, ये जो आपका चाबहार पोर्ट है तो कहा जाता है गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड, बिकॉज कनेक्टिविटी अगर इंश्योर हो गई, वंस द कनेक्टिविटी हैज बीन इम्प्रूव्ड विद दीज कंट्रीज, तो ट्रेड भी बोस्टर करेगा, है ना। बिकॉज पाकिस्तान ने तो एसेसिबिलिटी डिनाई कर दी थी। उसके बाद देख सकते हो ये जो पोर्ट है, इट कैन ऑल्सो एक्ट एज काउंटर टू पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट, बिकॉज पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट चाइना की मदद से बनाई गई है, और इसी के ठीक वेस्ट में इंडिया ने विद द ईरान कॉपरेशन जो चाबहार पोर्ट है वो बनाई है। ठीक है, तो इट कैन काउंटर टू चाइनीज OBR प्रोजेक्ट एज वेल। और OBR प्रोजेक्ट जो है वो आपका पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को भी कनेक्ट करती है, एंड इन फ्यूचर चाबहार पोर्ट एंड जो आपका INSTC है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो कंप्लीमेंट कर सकेगा इंडिया की कनेक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम को टू द यूरेशियन रीजन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया यहाँ तक। नाउ वी विल टॉक टू द कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। तो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसीज के बारे में हमने ऑलरेडी थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। ये मल्टी मॉडल अप्रोच है, इसके माध्यम से इकोनॉमिक सिक्योरिटी कल्चरल टाइज बूस्ट करने का प्रयास किया जाता है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन 4C कॉमर्स, कनेक्टिविटी, कंसोलर एंड कम्युनिटी। और क्या क्या बातें की गई हैं कि भाई साहब पॉलिटिकल रिलेशंस को डिपेंड किए जाएंगे, कैसे किए जाएंगे, तो जब हाई लेवल ऑफिशियल्स होंगे वो एक दूसरे कंट्री में विजिट करेंगे, है ना। उसके बाद स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी टाइज को स्ट्रेंथन किया जाएगा, कैसे, तो मिलिट्री ट्रेनिंग के माध्यम से, काउंटर टेररिज्म, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ऑन अफगानिस्तान इश्यू। उसके बाद मल्टीलेटरल एंगेजमेंट किए जाएंगे थ्रू फॉरम्स लाइक SCO, यूरेशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, एंड ऑल्सो इंडिया CAR को यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन को लॉन्ग टर्म एनर्जी पार्टनर के रूप में देखता है, ताकि भारत की जो एनर्जी नीड्स है वो फुलफिल हो सके, एज वेल एज डाइवर्सिफाई हो सके, नॉट शुड बी डिपेंडेंट ऑन सर्टेन लिमिटेड कंट्रीज, इट शुड बी डाइवर्सिफाइड। ठीक है, एंड ऑल्सो INSC डेवलप करने की बात तो चल ही रही है, एंड सेंट्रल एशियन नेटवर्क डेवलप कर रहा है भारत विद इट्स हब इन इंडिया, एंड ऑल्सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया फेवरेबल पॉलिसी पर फोकस कर रहा है, सो दैट इंडियन बैंकिंग सेक्टर वो सेंट्रल एशियन रीजन में भी फ्लोरिश कर सके, है ना। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया इन ग्रेट डिटेल, होप यू अंडरस्टूड। बस आपको मैप बढ़िया से देखनी है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भारत के लिए क्यों अहमियत रखता है, ये तो जरूर याद रखना कि भारत के लिए क्यों अहमियत रखता है ना, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। और SWGHAT एग्रीमेंट थोड़ा सा बेसिक आपको ध्यान रखना है, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, साथ ही साथ डिफेंस या फिर आपका ट्रेड। ठीक है, तो होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज वी विल डिस्कस अबाउट सम इंडिविजुअल कंट्रीज लाइक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, जो भी आपके इश्यूज विद कॉन्फ्लिक्ट है, एंड वी देन विल मूव टू इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ख़त्म हो जाएंगे ये लेक्चर जल्दी ही। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज वी हैव टू स्टडी एज वेल टू मेक द लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।